नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 10, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहेगी। भारत का जो अफवाह तंत्र है उसकी आज ये क्लास नंबर 3 है मित्रों। पहली क्लास में सिंधु नदी तंत्र, दूसरी में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरी है जिसके अंदर गंगा नदी तंत्र आज हम देख रहे हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अंतः प्रवाह होने वाली नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी साथी जिन्होंने अभी तक पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से प्राप्त नहीं किए तो जाइए दोस्तों ऐप पर, और ऐप पर जाकर पीडीएफ स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, जीके पेपर के लिए हमारा पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान हो चुका है, इसी के साथ विश्व भूगोल और राजस्थान भूगोल हो चुकी है। इसके साथ हमारा भारत का भूगोल और इसके साथ शिक्षा मनोविज्ञान है, इनकी क्लासें अभी चल रही है। इनकी पीडीएफ आपको सभी जो अभी तक क्लासें हुई है उनकी पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी। तो चलते हैं आज के इस क्लास की ओर। देखते हैं मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक चीज को हम समझने का यहां पर प्रयास करेंगे। मित्रों, गंगा नदी प्रणाली भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भारत में मैदानी क्षेत्र है वहां से होकर हमारी गंगा नदी गुजरती है और इससे आकर जो नदियां जुड़ती है वो सभी मैदानी भागों में, इसलिए महत्वपूर्ण है। यह भारत के 1/4 भाग से भी अधिक भाग में विस्तृत है। लगभग 26% भाग है वहां पर गंगा नदी प्रणाली, गंगा नदी और इसकी सहायक जो नदियां हैं वो दोस्तों विस्तृत है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। चाहे गंगा नदी ले लो या गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की जो घाटी क्षेत्र है उनमें भारत की 40% आबादी है वो निवास करती है। दोस्तों, अब देखते हैं हम गंगा नदी को। गंगा नदी के बाद गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गंगा नदी मित्रों, देखिए मित्रों, ये यहां से देखिए मित्रों, यहां से जो मैं यहां पे चिन्ह कर रहा हूं ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है भागीरथी नदी के नाम से। यहां से आपकी गंगा नदी है जो निकलती है, और यहां पे देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा नदी, देखिए यहां से यह आ रही है अलकनंदा नदी, यह आकर मिल जाती है और फिर ये इस प्रकार से चलती हुई मित्रों, ये देखिए इस प्रकार से चलती है। और यहां पर देखिए, यहां पर जो मैंने यहां से ये बांग्लादेश में घुसती है और बांग्लादेश के अंदर आगे जाकर जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी से और मेघना नदी से आगे जाकर यहां पर मेघना नदी से मिलती है और फिर जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। इसके मध्य मित्रों, इसमें देखिए आप बहुत सारी नदियां हैं, जैसे रामगंगा यहां से मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक इससे मिलती है, कोसी मिलती है, महानंदा नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, टोंस नदी मिलती है। और ये देखिए आपकी ये नदी आ रही है यहां से यमुना नदी, जो यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सभी मिलती है और प्रयागराज में आकर आपकी कौन सी है, यमुना नदी मिल जाती है। अब मित्रों, जब भी ये आपको देखिए मित्रों, यहां पर जैसे ही जो आपकी गंगा नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बटी है, एक ये आ गया और एक ये चला गया। जो ये हुगली नदी है इसके अंदर आगे जाकर आपकी मिलती है दामोदर नदी। दोस्तों, जो दामोदर नदी है वो निकल कर आती है, छोटा नागपुर का पठार है वहां से। तो ये हमारी गंगा नदी है। इसके में एक एक नदी के बारे में, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में देखते हैं, फिर एक एक नदी के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। तो चलते हैं मित्रों गंगा नदी की ओर। देखिए मित्रों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा तथा उसकी सहायक नदियां भारत के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग का जल प्रवाहित करती है। बताया था ना मैंने, 1/4 से अधिक भाग पर जल प्रवाहित करती है गंगा, और गंगा की सहायक नदियां कहां से निकलती है? यह नदी यानी गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित
गोमुख नामक स्थान से भागीरथी के नाम से निकलती है। गोमुख स्थान है मित्रों गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर, वहां से आपका भागीरथी के नाम से यह नदी निकलती है। और एक नदी और है मित्रों, अलकनंदा नदी। यह अलकनंदा नदी भी वहीं से निकलती है, पास से निकलती है। तथा देवप्रयाग, उत्तराखंड में जगह है देवप्रयाग, वहां पर अलकनंदा नदी के मिलने के पश्चात यह गंगा के नाम से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। तो जब गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से निकलती है उस समय इसका नाम भागीरथी होता है, लेकिन देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी इसके अंदर मिलती है उसके बाद इसका क्या हो जाता है, गंगा नाम हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मित्रों ये। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। नोट्स बनाइए मित्रों, बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे आपके। बहुत सारी कोचिंगें आपने की है, आपने नोट्स लेकर आए हैं, बुक्स लेकर आए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट नोट्स है वो आपको यहां पर उपलब्ध करवाने का मेरा प्रयास है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी है जो दो शाखाओं के अंदर विभक्त हो जाती है। एक शाखा पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से और दूसरी शाखा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। एक शाखा तो है जो आपके बांग्लादेश में हुगली, जिसमें दामोदर नदी मिलती है, हमने देखा था ना वो, और दूसरी है जो आपकी बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में पद्मा नदी, जमुना और मेघना, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी है, इनसे मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बांध का निर्माण किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा करना। तो यह फरक्का बंदरगाह कहां पर, फरक्का बांध, सॉरी बंदरगाह नहीं, फरक्का बांध है वो पश्चिम बंगाल में बना है। इसको इसलिए बनाया गया है मित्रों जो कोलकाता बंदरगाह है उसकी सुरक्षा की जा सके। जो ये फरक्का बांध बना है ये सीमा के पास बना है, इस वजह से फरक्का बांध पर भारत एवं बांग्लादेश के मध्य क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है दोस्तों। आगे देखिए, उत्तराखंड में भागीरथी एवं भीलगाना नदियों के संगम के समीप भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहली नदी जैसे भागीरथी और भीलगाना, जो भागीरथी नदी है मित्रों इसके अंदर जहां पर भीलगाना नदी मिलती है उसके समीप ही भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर, भागीरथी नदी पर। किस पर है, भागीरथी नदी पर दोस्तों। आगे देखिए, गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड में ऋषिकेश व हरिद्वार। देखिए उत्तराखंड में तो है कौन कौन से शहर, ऋषिकेश है, हरिद्वार है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर है। बिहार के अंदर है बक्सर, भागलपुर और पटना, राजधानी है ना जो बिहार की राजधानी पटना, तो बक्सर, भागलपुर और पटना है बिहार के जो शहर है, ये गंगा नदी के तट पर है। पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता व हावड़ा दोनों शहर है, बड़े शहर है, कोलकाता राजधानी, हावड़ा, ये दोनों शहर है पश्चिम बंगाल के जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं दोस्तों। गंगा नदी की एक शाखा अलकनंदा उत्तराखंड में संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी शाखा है, अलकनंदा, एक शाखा है गंगा नदी की अलकनंदा। अलकनंदा नदी है ना मित्रों, ये कहां से निकलती है, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है संतोपत, संतोपत जगह है, वहां वो ग्लेशियर है, संतोपत ग्लेशियर हिमनद है, वहां से ये निकलती है। तथा ये विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडारी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदियों का जल लेकर देव प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो भागीरथी नदी निकल जाती है मित्रों गोमुख नामक स्थान से। उसके बाद एक ये जो आपकी अलकनंदा नदी है ये निकलती है एक ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर है वहां से। इसके बाद ये विष्णु प्रयाग जाती है, फिर नंद प्रयाग जाती है, फिर कर्ण प्रयाग जाती है और उसके बाद रुद्र प्रयाग जाती है। यहां से ये जल लेकर ये नदियां मित्रों विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग से पिंडारी और रुद्र प्रयाग से मंदाकिनी, इन नदियों का आपकी जो अलकनंदा नदी है वो जल लेकर देव प्रयाग के अंदर भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। यह है हमारी गंगा नदी। अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां।
गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों की अगर हम बात करें मित्रों, तो गंगा नदी के अंदर देखिए यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, फल्गु, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी। ये है आपकी गंगा नदी है, उसकी मुख्य सहायक नदियां। अब मित्रों यहां से आपको बता दूं कि इनमें से जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में, यमुना इंपॉर्टेंट है, टोंस इंपॉर्टेंट है, सोन इंपॉर्टेंट है, आके दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा और कोसी। पुनपुन और फल्गु से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनता है मित्रों। बाकी जो आपकी ये 10 नदियां हैं, एक एक नदी के बारे में यहां पर हम विस्तृत अध्ययन है वो करेंगे, क्योंकि हर एक नदी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आगे रहेगी। तो चलते हैं पहली नदी की ओर, एक एक नदी को पढ़ेंगे, लंबी क्लास चलेगी। शेयर करते जाइए सभी साथी, जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो मित्रों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलते हैं सबसे पहले यमुना नदी की ओर। देखिए मित्रों, यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत चोटी के पश्चिमी घाट पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित दोस्तों। लगभग इसकी ऊंचाई बात की जाए ना इस ग्लेशियर की, तो 6300 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड के बाद तथा हरियाणा व यूपी के मध्य सीमा बनाती हुई, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। इलाहाबाद में यह गंगा नदी से मिलती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यमुना नदी है जो गंगा नदी में कहां पर मिलती है? इलाहाबाद के समीप मिलती है। यमुना नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 1375 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर, आगरा शहर, मथुरा शहर, ये तीनों के तीनों शहर है जो आपके वो किस पर है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। इनमें से चंबल नदी के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन राजस्थान के अफवाह तंत्र पढ़ा था, उसके अंदर कर लिया है मित्रों। चंबल नदी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि चंबल नदी आकर यमुना में गिरती है, यमुना आगे जाकर जो आपकी गंगा नदी है इसके अंदर गिर जाती है। आगे देखिए मित्रों, ये 4 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी के तट पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है, भोपाल किस नदी के तट पर है? बेतवा के। बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के द्वारा राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के द्वारा राजघाट परियोजना और माता टीला का परियोजना है, यह किस नदी पर की परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बेतवा नदी के ऊपर दोस्तों। तो यह थी आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की जो सहायक मुख्य नदियां हैं इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन दोस्तों। इनके बाद आगे आते, यमुना के बाद थी हमारी टोंस नदी। देखिए यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी से मिल जाती है। टोंस नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। आगे देखिए, टोंस नदी बुंदेलखंड के पठार व बघेलखंड के पठार को अलग करती है। किस किस को अलग कर रही है टोंस नदी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मित्रों आपके लिए। किन किन को अलग कर रही है? ये कर रही है बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है, जो हमने पठारी भागों में पढ़ा था, उन दोनों को अलग करती है। टोंस नदी के बाद आती है आपकी सोन नदी। देखिए मित्रों, यह मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में प्रवाहित होती हुई रामनगर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो सोन नदी है ये कहां से निकलेगी? मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक पर्वत चोटी है, वहां से सोन नदी आगे मध्य प्रदेश में बहेगी, उत्तर प्रदेश में बहेगी, बिहार में बहेगी, और बिहार में जगह है रामनगर। रामनगर के समीप ये किस में मिल जाएगी? गंगा नदी के अंदर मिल जाएगी। सोन नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर के आसपास कुल इसकी लंबाई है दोस्तों। सोन नदी की मुख्य सहायक नदी रिहंद है।
सोन नदी की जो मुख्य सहायक नदी की बात की जाए तो है रिहंद, और रिहंद पर यूपी के अंदर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। रिहंद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। रिहंद बांध बनाया गया है तो बांध एक जलाशय का रूप होता है, उस जलाशय को कहा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों, यह थी सोन नदी। सोन नदी से आगे चलते हैं तो आती है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी इंपॉर्टेंट नदी, ध्यान से देखना मित्रों। यह नदी झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वहां से निकलती है दामोदर नदी तथा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी, गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में, एक तो जो है बांग्लादेश में चला जाता है, एक पश्चिम बंगाल में बहता है। तो जो पश्चिम बंगाल के अंदर बहता है दो भागों में बट गई, ये तो पद्मा, ये हुगली, और हुगली के अंदर आकर मिल गई आपकी दामोदर नदी दोस्तों। दामोदर जो नदी है इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 590 किलोमीटर है। दामोदर नदी को बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, दामोदर नदी जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार झारखंड से दोस्तों। याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर लागू की गई थी? दामोदर नदी पर। नाम क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। इस परियोजना का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। जो दामोदर घाटी परियोजना है इसका निर्माण किस नदी के आधार पर किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी जो नदी है उस पर टेनेसी घाटी परियोजना है, उस आधार पर दोस्तों। बात करें दामोदर घाटी, दामोदर नदी है इसकी मुख्य सहायक नदियों की, तो दामोदर की मुख्य सहायक नदियां हैं बोकारो व कोनार। दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदियां बोकारो व कोनार है दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। दामोदर नदी कहां से निकल रही है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार है उसको कहा जाता है खनिजों का अजायबघर दोस्तों। इस पठार में अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दामोदर नदी जहां से निकलती है उस क्षेत्र में सर्वाधिक कोयले के भंडार है जो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे देखिए, प्रदूषण के कारण दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो गई है। बहुत प्रदूषित नदी है, प्रदूषित होने के कारण इसके अंदर जीव नहीं पाए जाते। अब जब जीव, नदी के अंदर जीव नहीं है तो एक मरुस्थल ही है मित्रों वो, तो इस वजह से इसको जैविक मरुस्थल, नदी जैविक मरुस्थल भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। अब मित्रों डायमंड हार्बर के समीप ये हुगली नदी में मिलती है। डायमंड हार्बर जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां पर मिलती है ये हुगली पर दोस्तों। और मित्रों रूपनारायण नदी है वो भी इसी के समीप है जो आपकी हुगली नदी के अंदर मिलती है, रूपनारायण नदी भी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नदी की ओर। नेक्स्ट हमारी नदी है रामगंगा नदी दोस्तों। देखिए यह उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी इंपॉर्टेंट नदी है मित्रों, रामगंगा नदी। अब देखिए मित्रों क्या कहा गया है यहां पे, रामगंगा नदी है जो निकलती कहां से है? उत्तराखंड से, यूपी में बहती है और यूपी के अंदर ही आपकी गंगा नदी है, उसके अंदर ये मिल जाती है। कुमाऊं हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वाल के पूर्वी भाग में नैनीताल के समीप से इसका उद्गम होता है। नैनीताल के समीप से आपकी रामगंगा नदी है जो निकलती है मित्रों, याद रखना है मित्रों। आगे देखिए, बिजनौर, मुरादाबाद तथा बरेली में इस नदी का मुख्य प्रवाह है। बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली के अंदर इसका मुख्य प्रवाह है दोस्तों। कन्नौज के निकट
यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो यूपी के अंदर ये गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती कहां पर है? यूपी में कन्नौज नामक जगह है, वहां पर ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में रामगंगा परियोजना कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है। कालागढ़ बांध किस पर है? रामगंगा नदी पर। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 690 किलोमीटर आपके रामगंगा नदी है, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। तो ये थी हमारी रामगंगा नदी। रामगंगा से आगे चलते हैं तो आती है गोमती नदी मित्रों। देखिए गोमती नदी, यह गंगा की ऐसी एकमात्र सहायक नदी है जो यूपी के मैदानी भाग से निकलकर यूपी में ही गंगा नदी में मिल जाती है। यूपी का जो मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, वहां से निकलती है गोमती नदी और वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के तट पर यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। तो गोमती नदी इसलिए इंपोर्टेंट बन जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है आपके गोमती नदी के तट पर दोस्तों। यह है गोमती नदी। गोमती नदी से आगे चलते हैं तो आती है घाघरा। घाघरा नदी, यह नदी तिब्बत में निकलती है मापचा चुंगो ग्लेशियर से। मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहां से आपकी घाघरा नदी निकलती है। गंगोत्री के पूर्व में स्थित है ये मापचा चुंगो ग्लेशियर, तथा नेपाल में प्रवाहित होती हुई भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। भारत में किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ये प्रवेश करती है मित्रों, तथा यूपी व बिहार की सीमा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। यूपी और बिहार की जो सीमा है उसके समीप ये किस में मिल जाती है? आपकी किसमें? गंगा में मिल जाती है। अब मित्रों ये मिलती है, वो जगह है आपकी बिहार में छपरा के समीप ये मिलती है गंगा के अंदर। किसमें? छपरा है ना शहर, उसके समीप मित्रों। घाघरा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं, एक तो है काली या शारदा, काली या जिसको हम शारदा कहते हैं, सरयू है और राप्ती। काली, सरयू और राप्ती दोस्तों। काली या शारदा नदी उत्तराखंड में नंदा देवी, उत्तराखंड के अंदर है नंदा देवी पर्वत चोटी के ढाल पर स्थित बिलाब ग्लेशियर से निकलती है। काली या जिसको शारदा के नाम से हम जानते हैं, ये कहां से निकल रही है? ये काली या शारदा है जो आकर घाघरा में मिलेगी, घाघरा जाकर मिलेगी गंगा के अंदर। समझे मित्रों? तथा भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी से मिल जाती है। तो काली या शारदा है, नंदा देवी पर्वत चोटी पर स्थित है, बिलाब ग्लेशियर से यह नदी काली या शारदा नदी निकलती है और भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्माण करती है। यह नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकती है काली या शारदा नदी आपके लिए। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। काली नदी पर भारत व नेपाल के द्वारा टनकपुर परियोजना तथा पंचेश्वर परियोजना का निर्माण किया गया है। भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, इसलिए दोनों देशों ने इस पर काली नदी, शारदा नदी पर टनकपुर या पंचेश्वर परियोजना का निर्माण किया है दोस्तों। आगे देखिए, काली नदी को उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में शारदा के नाम से जाना जाता है, जिस पर उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना का निर्माण किया गया है। काली नदी है, इसी को उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है वहां पर शारदा के नाम से जानते हैं और इसके अंदर यूपी के अंदर शारदा सहायक परियोजना है, उसका निर्माण किया गया है। तो टनकपुर परियोजना है और पंचेश्वर परियोजना, ये दोनों तो है आपके भारत और नेपाल की, और शारदा सहायक परियोजना है जो काली नदी या शारदा नदी है उस पर यूपी की परियोजना है। सरयू नदी के तट पर यूपी में अयोध्या स्थित है। जो आपकी सरयू नदी है ये घाघरा की सहायक है, तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है दोस्तों। याद रखना, अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है। यह थी आपकी घाघरा नदी। घाघरा से आगे नेक्स्ट नदी आती है हमारी गंडक नदी। देखिए मित्रों, गंडक नदी नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलकर भारत में उत्तर प्रदेश व बिहार के मध्य सीमा बनाती हुई बिहार में सोनपुर के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। निकलती है नेपाल में हिमालय पर्वत से, यूपी और बिहार के मध्य बनाती है सीमा गंडक नदी,
और बिहार में जगह है सोनपुर, उसमें जाकर यह मिल जाती है गंगा के अंदर दोस्तों। गंडक नदी को नेपाल के पहाड़ी भाग में शालिग्रामी कहा जाता है। नेपाल का जो पहाड़ी भाग है वहां पर गंडक नदी को कहते हैं शालिग्रामी, और मैदानी भाग है वहां पर इसको कहा जाता है नारायणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, किस नदी को शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है नेपाल में? गंडक को। नारायणी के नाम से गंडक को। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 425 किलोमीटर इसकी गंडक जो नदी है इसकी कुल लंबाई है। काली गंडक व त्रिशूल गंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। गंडक नदी की मुख्य सहायक नदियों की बात की जाए तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा सहायक है। चंपारण जिले के समीप ये बिहार में प्रवेश करती है। मतलब कहने का नेपाल से भारत में आती है तो यह आती है चंपारण जिले में, जो बिहार में है वहां पर दोस्तों। गंडक नदी पर यूपी व बिहार के द्वारा गंडक परियोजना का निर्माण किया गया है। तो गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। तो यह थी हमारी गंगा की सहायक गंडक नदी। नेक्स्ट हमारी आती है बूढ़ी गंडक। गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है मित्रों, ध्यान रखना। बूढ़ी गंडक है, ये बिहार व नेपाल में प्रवाहित होती है। नेपाल से निकलती है, बिहार में आती है, बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है विष्णुमती व बागमती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो नदियां हैं, दोनों की दोनों बूढ़ी गंडक की सहायक है, एक तो विष्णुमती है एक बागमती है। के तट पर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। विष्णुमती और बागमती इन दोनों के मध्य में है नेपाल की राजधानी काठमांडू, और ये दोनों है बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां। इनके बाद नेक्स्ट आपके गंगा की सहायक नदी है वो है कोसी नदी दोस्तों। कौन सी है? कोसी नदी। देखिए कोसी नदी, कोसी नदी 7 शाखाओं के रूप में निकलती है, जिनमें सबसे प्रमुख है अरुणा। कोसी नदी आपकी 7 शाखाओं के रूप में निकलती है। नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की जो चोटी है वहां पर इसका उद्गम होता है मित्रों। 7 शाखाओं के रूप में निकलती है। इन शाखाओं के मिलने के पश्चात नेपाल में ये कोसी के नाम से प्रवाहित होते हुए भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है तथा बिहार में ये गंगा नदी के में मिल जाती है दोस्तों। तो समझिए मित्रों, जो नेपाल, तिब्बत और सिक्किम का जो मिला भाग है वहां से निकलती है, की चोटी से इसका निकलती है दोस्तों। ये इस नदी का जो क्षेत्र है ये पूर्वी नेपाल में अधिक है मित्रों। किसमें? पूर्वी नेपाल के अंदर अधिक है। 7 शाखाओं के रूप में यह नदी निकलती है, 7 शाखाएं आकर मिलती है। जो मुख्य शाखा है वो है अरुणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहां से, अरुणा इसका क्या है? मुख्य शाखा है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या क्वेश्चन बनता है, यहां पर देख ले नीचे। कोसी नदी में आने वाली बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह मार्ग परिवर्तन, यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है और इसमें ज्यादातर बाढ़ देखने को मिलती है दोस्तों। इस वजह से बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत में कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। भारत के अंदर कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। अब क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि गंगा नदी में यह कहां प्रवेश करती है, कहां गिरती है गंगा नदी में? भागलपुर है बिहार के अंदर जगह है, भागलपुर। भागलपुर मित्रों, भागलपुर के समीप यह गंगा नदी के अंदर प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी में समाहित हो जाती है दोस्तों। तो यह थी हमारी गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां। तीसरी क्लास थी भारत का अफवाह तंत्र है उसकी। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके बताएं, जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।